हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ तथा विकिरण की द्विक प्रकृति। किसी पदार्थ की कोई वस्तु, पदार्थ उसे कहा जाता है जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। और विकिरण, रेडियो एक्टिव विकिरण ऐसा पदार्थ होता है कि जो जैसे प्रकाश है, इसकी द्विक प्रकृति या डुअल नेचर्स को प्रदर्शित करता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मैटर और रेडिएशन का डुअल नेचर किस प्रकार का होता है? कभी ये कण के सदृश व्यवहार करता है, कण के समान व्यवहार करता है कि यह एक कण है। कभी ये आपका तरंग के सदृश व्यवहार करता है, वेव। ठीक है ना। तो सामान्य रूप से पदार्थों को कण की प्रकृति का तथा प्रकाश को तरंग प्रकृति का माना जाता है। सामान्य रूप से हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो पदार्थ है, जैसे कि जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, जैसे ईंट, पत्थर या बालू, रेत का टुकड़ा जो है, ये कण है, कण के सदृश माना जाता है। तथा प्रकाश, जैसे टॉर्च से निकला हुआ प्रकाश है, या सूर्य का प्रकाश है, या अन्य किसी माध्यम से निकला हुआ प्रकाश को हम लोग तरंग की प्रकृति का मानते हैं। तो यहाँ पर लेकिन इसके विस्तृत अध्ययन किया गया, विस्तार से इसका जब अध्ययन किया गया कि पदार्थ तथा प्रकाश दोनों की प्रकृति द्विक होती है, चाहे पदार्थ हो चाहे प्रकाश हो, दोनों कण एवं तरंग दोनों की तरह गुण प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये कण तथा तरंग दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। कहीं कहीं पर कण सदृश, कहीं पर ये तरंग सदृश व्यवहार करते हैं। अब इसके पश्चात हमारी हेडिंग है कि विकिरण की द्विक प्रकृति। मीन्स कोई विकिरण है, प्रकाश की पुंज है, तो द्विक प्रकृति किस प्रकार प्रदर्शित करता है, कण और तरंग सदृश व्यवहार किस प्रकार प्रदर्शित करता है। प्रकाश ऊर्जा का एक विशिष्ट रूप है। प्रकाश एक प्रकार की विशेष प्रकार की ऊर्जा है। यह कण तथा तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। कहीं कहीं पर यह कण सदृश, कहीं पर यह प्रकाश तरंग सदृश व्यवहार प्रदर्शित करता है। जैसे हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि किसी सूक्ष्म छिद्र से आता हुआ सूर्य का प्रकाश, जब उस प्रकाश को हम ध्यान से देखते हैं, किसी सूक्ष्म छिद्र से आते हुए प्रकाश में, तो हमें ऐसा एहसास होता है कि उसके साथ साथ धूल के कण भी आ रहे हैं। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, वो प्रकाश ही ऐसे कणों के रूप में होता है। और फिर अगर हम उस दूसरे वेव में देखें तो उस प्रकाश में उपस्थित धूल के कण जैसे श्रृंग एवं गर्त बनाती हैं रस्सी, या तालाब में फेंकने पर पत्थर, उसी तरह से ये प्रकाश के कण भी श्रृंग एवं गर्त बनाते हैं, माने तरंग सदृश व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, जैसा कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, तो इंटर के ही सिलेबस में ये अलग अलग चैप्टर होते हैं। परावर्तन एक चैप्टर होता है, विवर्तन, व्यतिकरण। जैसे गुण प्रकाश की तरंग की प्रकृति को दर्शाते हैं, इसी गुण के कारण हम प्रकाश को तरंग सदृश मानते हैं। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश की एक ऐसी गुण होती है जिसके द्वारा प्रकाश को हम कण की प्रकृति का मान सकते हैं, या उसकी कण प्रकृति की पुष्टि करता है। सन 1905 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था महान साइंटिस्ट आइंस्टीन। सन 1905 में आइंस्टीन ने सुझाव दिया कि प्रकाश की प्रकृति द्विक है। मतलब कि उन्होंने बताया कि यह प्रकाश जो है, ये कण एवं तरंग दोनों के सदृश व्यवहार प्रदर्शित करता है, इसलिए इसकी प्रकृति द्विक है। अर्थात प्रकाश तरंग तथा कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। और आइंस्टीन के इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए उन्होंने एक समीकरण दिया जो था E=mc², E=mc², जहाँ E एनर्जी है किसी गतिमान कण या किसी प्रकाश के कण की ऊर्जा E है,
वो उस कण के द्रव्यमान और प्रकाश के वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही उसमें एनर्जी होगी। ठीक है, ये आइंस्टीन की प्रकृति थी, आइंस्टीन का समीकरण। उसके पश्चात डुअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर मीन्स पदार्थ में डुअल नेचर किस प्रकार होता है, कोई पदार्थ द्विक गुण किस प्रकार प्रदर्शित करता है। विकिरण की द्विक प्रकृति के समानांतर एक फ्रांस देश के वैज्ञानिक आए जिन्हें लुई दी ब्रॉगली कहते हैं। पहले विकिरण की प्रकृति को, द्विक प्रकृति को आइंस्टीन ने समझाया E=mc² समीकरण देकर। तो उसके पश्चात फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई दे ब्रॉगली 1924 में आए। उन्होंने सुझाव दिया कि पदार्थ की प्रकृति भी द्विक होती है, पदार्थ भी डुअल नेचर को प्रदर्शित करता है। जैसे कि प्रकाश हमारा द्विक प्रकृति को प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार से पदार्थ भी हमारा द्विक प्रकृति को प्रदर्शित करता है। दी ब्रॉगली के अनुसार सभी सूक्ष्म तथा स्थूल कण, सूक्ष्म मीन्स छोटे, स्थूल मीन्स विस्तृत अपेक्षाकृत फैले हुए कण, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा कण हो, एक कण तथा तरंग दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। कहीं पर वो कण के सदृश, कहीं पर वे तरंग के सदृश व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। पदार्थों की द्विक प्रवृत्ति की विवेचना के लिए दी ब्रॉगली ने एक महत्वपूर्ण समीकरण दिया जिसे दी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। पदार्थों की इस द्विक प्रकृति को समझने के लिए दी ब्रॉगली ने आइंस्टीन के समीकरण का और प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत की मदद लेते हुए एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे दी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं, दी ब्रॉगली इक्वेशन। तो हमारी हेडिंग होगी दी ब्रॉगली समीकरण और दी ब्रॉगली इक्वेशन। तो सर्वप्रथम उन्होंने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत की मदद ली, फिर उसके बाद आइंस्टीन के समीकरण की मदद ली, फिर दोनों समीकरणों को मिलाकर एक अपना खुद का समीकरण बनाया जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि ये कण और तरंग दोनों के जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E=h/, जहाँ पर E आपकी एनर्जी है, किसी गतिशील फोटॉन की एनर्जी है, H प्लैंक नियतांक है और न्यू या V जिसे कहते हैं ये आवृत्ति है, कण की आवृत्ति है। ठीक है, तो इसके पश्चात आइंस्टीन के समीकरण लिया E=mc², जिसको हम पढ़ चुके हैं। E एनर्जी है, एनर्जी का मान m द्रव्यमान गुणे प्रकाश के वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो mc² पहले और दूसरे समीकरण से, समीकरण 1 और 2 को उन्होंने मिलाया तो E का मान दोनों है, तो दोनों को E=hν, E=mc² या hν=mc² इन्होंने लिख दिया। फिर उसके पश्चात यहाँ पर जो c² था, c² का मतलब होता है c×c, तो एक c को hν के नीचे बटे में कर दिया पक्षांतर करके, तो hν/c और फिर उसके पश्चात इन्होंने क्या किया, c/v ये v/c है, तो c/v प्रकाश का वेग बटे आवृत्ति बराबर उसकी तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य बराबर वेग बटे आवृत्ति, तो v/c = 1/λ, तो ये हो गया h × 1/λ mc हो गया। उसके पश्चात या लैम्डा को इस पार किया गया, लैम्डा को इधर किया गया और mc जो दोनों थे स्टेप h/m और c लिख दिया गया। तो λ=h/mc समीकरण तीसरा प्राप्त हुआ। समीकरण 3 को फोटॉन के लिए प्राप्त किया गया था, यानी कि किसी फोटॉन के लिए इसकी गणना की गई थी, लेकिन दी ब्रॉगली ने सत्यापित किया कि इस समीकरण को सभी प्रकार के पदार्थों कणों पर लागू किया जा सकता है। सर्वप्रथम सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सूक्ष्म कणों के लिए इस समीकरण को प्राप्त किया गया था। बाद में इस समीकरण को सभी कणों पर के लिए लागू कर दिया गया।
इसी समीकरण को, समीकरण 3 को ही दे ब्रॉगली समीकरण कहा गया। H इज इक्वल टू 1/m/v। m इंटू वी इसलिए कह दिया गया क्योंकि यहाँ पर c प्रकाश का वेग था, यहाँ v आवृत्ति हो गई। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, किंतु m इंटू वी, m माने द्रव्यमान, v मीन्स वेलोसिटी वेग, इज इक्वल टू p मोमेंटम संवेग के बराबर होता है। इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू h/p हो जाता है, जहाँ p संवेग है, उस कण का संवेग के बराबर होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। मेन समीकरण ये दोनों हैं, ये हैं। तो आज का हमारा डुअल नेचर मैटर का जो हमको समझना था समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टर्न में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।